हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सविता एंड वेलकम टू सक्सेस टॉक। फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो इसी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोट्स को लेकर होगी। तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अध्याय 8, खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात हम पहले ही जान चुके हैं। पहले पिछले चैप्टर में हमने ये बात देखी थी कि महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार काफ़ी बड़ी संख्या में पाए गए थे और लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हो चुका था। इसके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते उपयोग के प्रमाण मिलते हैं। इसमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि उत्पादन बढ़ गया। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो: हसिया, कुल्हाड़ी और संडासी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज़ करते हो। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम: सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों में सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। तो ये यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा वर्क दिया गया है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेलल्ला, साधारण हलवाहों को उणवार और भूमिहीन मजदूरों को दास, कैडसियार और अदमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही व्यक्ति परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियां तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी ज़मीन पर उनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हें ही सौंप देता था। ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। यानी कि कौन करते थे? ग्राम भोजक के पद पर जो आमतौर पर गांव के सबसे बड़े भूस्वामी होते थे, वो लोग कर वसूलने का काम और न्यायाधीश का काम करते थे, यानी कि पुलिस का कार्य भी करते थे वो लोग। ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे, जिन्हें गृहपति कहा जाता था। यानी कि जो स्वतंत्र कृषक थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास, कर्मकार आते थे, जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी रहते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं में संगम को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलनों में इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर
क्या कहती है कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वे कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुकों ने इसका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। तो यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है फ्रेंड्स। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हो। चलिए हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन नगर के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन में जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। नीचे सांची की मूर्तिकला। यह मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी हैं या फिर लकड़ी या पत्थर से? क्या इनकी रेलिंग लकड़ी की बनी है? इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। देखिए फ्रेंड्स, ये चित्र देखिए। इसमें सांची की मूर्तिकला का विवरण किया गया है कि किस तरह की मूर्तिकला थी वहाँ पर। ये लोगों के नगरीकरण के जीवन के बारे में बताया गया है थोड़ा बहुत इस मूर्ति के द्वारा। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्रों में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर के बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन जिन पत्तनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा है। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। बैरीगाज़ा, भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बैरीगाज़ा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बैरीगाज़ा में शराब, तांबा, टीन, सीसा, मूंगा, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथीदांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गायक, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब तथा उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। बैरीगाज़ा से आयात और निर्यात होने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। आहत सिक्के। देखिए फ्रेंड्स, ये आहत सिक्कों का चित्र दिखाया गया है यहाँ पर। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलियों से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसीलिए आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। तो आहत सिक्के कैसे बनाए जाते थे? या तो फिर ये धातु की चादरों को काटकर बनाए जाते थे या फिर धातु के चपटे गोलियों से बनाए जाते थे। और इनका आकार क्या होता था? या तो आयताकार होते थे और कभी कभी वर्गाकार या गोल भी होते थे। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातत्वविदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे। तो सबसे पुराने सिक्के का क्या नाम था? आहत सिक्के,
जो करीब 500 साल चले। इनका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबी के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। यानी कि चांदी या तांबे के सिक्के जो होते थे उन पर आकृतियों को आहत कह सकते हैं, ठप्पा मार के जो बनाए जाते थे उसके कारण उन्हें आहत सिक्के कहा जाता था। विनय के अन्य साधन ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते थे। उदाहरण के लिए मथुरा को देखो, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इसमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर है। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। तो यहाँ मथुरा शहर के बारे में बताया गया है। मथुरा से प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। उत्तरी काले चमके पात्र, जिसको NBPW भी कहा जाता है, ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टे पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणामस्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इस पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इन बर्तनों को शीशे जैसी चमक प्रदान करते थे। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों में शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं, जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में मिले हैं। तो काले चमकीले पात्र कहाँ पर मिले हैं? उत्तरी भाग में, उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों में हमें पता चलता है कि कपड़ों के उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। कपड़ा उत्पादन के प्रसिद्ध केंद्र कौन से थे? उत्तर में वाराणसी और दक्षिण में मदुरै। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें श्रेणी कहते थे। यानी कि शिल्पकार और व्यापारी जो अपने अपने अलग संघ बनाते थे, उन्हें श्रेणी कहते थे। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण करना था, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसा जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। इससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थाओं को दिया जाता था। सूत कातने और बुनने के नियम। यहाँ पर सूत कातने और बुनने के नियम बताए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडू। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अरिकामेडू पांडुचेरी में ढूंढो। पृष्ठ 88 में रोम के बारे में दी गई जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिकामेडू एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाज़ों से सामान उतारे जाते थे।
यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे थे। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन भी मिले हैं जिनका डिज़ाइन तो रोम का था, किंतु वे यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोम लेप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों के मनके बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अभिलेखित पट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। तो ये अभिलेख जो है, अभिलेखित मिट्टी के बर्तन जो हैं, इन बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, ब्राह्मी लिपि का, और इसीलिए इसे तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। अन्यत्र मानचित्र 6 में रोम को ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका तथा पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टान ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था जिसे मैंने संगमरमर का बनाया। ऑगस्टान और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टान ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फीथिएटर बनवाए। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए। यहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे, जहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। ये बड़े खुले रंगमंडल, एम्फी थिएटर और जलवाही सेतु इतने दिनों तक कैसे बचे रहे। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। चलिए एक बार इम्पॉर्टेंट डेट्स पर हम नज़र डाल लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई थी? लगभग 3000 साल पहले हुई थी। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के कब बने थे? 2500 साल पहले आए थे। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले हुई थी और अरिका मेडू का पतन करीब 2200 तथा 1900 साल पहले हुआ था। सो फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाले सभी नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।